तो अप्रेज़ल का मीनिंग जो होता है वो असेसमेंट होता है। तो आज हम इन अदर वर्ड्स हम कहें तो इन्वेस्टमेंट असेसमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले तो लेसन गोज़ देख लेते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके अंदर डीसीएफ जो है वो होता है डिस्काउंट फैक्टर। उसके बारे में जानेंगे और इसके अलावा भी एबल टू इंटरप्रेट अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस जो कमर्शियल टर्म्स में यूज़ होता है उसको जानेंगे। अ, इसकी प्लेलिस्ट में ना पीपीआईटी की प्लेलिस्ट में मैं सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा जो इंपॉर्टेंट, लाइक आज का लेक्चर है न्यूमेरिकल टाइप, तो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो थ्योरी है ना, जो इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं हुए हैं हमारे, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो थ्योरी बेस्ड थे, तो वो आप स्लाइड्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूँगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो जूनियर्स हैं उनके लिए तो पहले से ही अवेलेबल होगा। मैं राइट नाउ करंट की बात कर रहा हूँ। आज क्या है? आज 15 सितंबर है 2025, तो उस लिहाज से तो उसके बाद इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है सक्सेसफुल कंपनीज ऑलवेज लुकिंग टू चेंज एंड डेवलप। मैनेजमेंट इज फेस्ड विद डिफरेंट प्रपोजल, नॉट अ सिंगल वे ऑफ असेसिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट प्रपोजल। फैक्टर्स की बात करें तो उसमें कंसिस्टेंट आ जाता है, रिस्क अटैच टू प्रपोजल आ जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज। ये सारी थ्योरी आप खुद एक्सप्लोर कर लेंगे। वन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में हम जानेंगे। यूजुअली जो डीसीएफ होता है वो हमारा डिस्काउंट फैक्टर है, आपको आगे जाके पता लग जाएगा। अब डिस्काउंट फैक्टर टूल इज़ यूज्ड फॉर शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी की प्राइस को शेयर करने के लिए होते हैं। परचेज और लीज पे अगर आपने कोई चीज़ लेनी है उसमें आपके लिए मदद करता है। इसी तरह फाइनेंशियली अपीलिंग प्रपोजल में और प्रपोज प्रोजेक्ट इज़ वर्थ फाइल। तो डिस्काउंट फैक्टर इन चीज़ों में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे आ जाते हैं। तो इसमें उसने लिखा है कि द प्रॉमिस ऑफ 103 रुपीज़ फॉर 100 रुपीज़ इन अ ईयर्स टाइम। तो अब हमने कहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसके अंदर डिस्काउंट फैक्टर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती है। तो अब हम ये देखें डीसीएफ लिखा हुआ आ गया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस इसको कहते हैं। तो डीसीएफ लिख लें, आप डीसी लिख लें या डीएफ लिख लें, डिस्काउंट फैक्टर ये होता है। इन शॉर्ट आप एब्रीवेशन लिख रहे हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला होता है 1/1 प्लस आर की पावर टी इज़ नॉन एज डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है। अब वो लोग जो मेरे साथ इस टाइम करंटली पढ़ रहे हैं या जो मेरे जूनियर्स हैं, हो सकता है कि उनको जो स्लाइड पढ़ाई जा रही है वो डिफरेंट हो। किस सेंस में? इस सेंस में कह रहा हूँ कि मैं ये जो मटेरियल है ना, ये सर ने अपने लेक्चर्स में प्रोवाइड, मतलब कि जो सर की स्लाइड्स हैं उसमें था ये मटेरियल, बस इतना। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने ऐड किए ना, ये मैंने खुद से ऐड किए हैं, हालांकि ये सर को करने चाहिए थे ताकि क्लैरिटी होती बच्चों को कि स्लाइड पढ़ते तो इजी होता उनके लिए। अब जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए मुश्किल हो जाएगी कि आर क्या टी क्या लेना है हमने, तो इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर दी। इवन कि मैंने ये स्लाइड मॉडिफाई की हुई है। अगर जो मेरे साथ इस टाइम करंटली पढ़ रहे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो फाइनल ईयर का, तो जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो ये डिफरेंस देख लेंगे। बाकी स्लाइड्स वगैरह इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा ये। तो ये मैंने खुद डिज़ाइन की है इसमें जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्काउंट फैक्टर्स फॉर पीरियड्स अप टू 5 ईयर्स। तो ये उसने डिस्काउंट फैक्टर्स का ना हमें इंटरेस्ट रेट की बेस पे ना उसने हमें एक टेबल प्रोवाइड कर दिया। यानी कि 3% के हिसाब से अगर वन है तो वो वही आप 1/1 प्लस आर। आर इसमें क्या होगा? 3% होगा। 3% की वैल्यू क्या मतलब 0.03 होगी। आर की जगह आप 0.03 पुट करेंगे और टी की जगह आपको ये पुट करना पड़ेगा 1। तो आपके पास जो वैल्यू कंप्यूट होगी वो यही होगी 0.9709। ये आप चेक कर लीजिएगा। देन हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो हमारे पास आता है सबसे पहले तो ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही चल रही है हमारे 100 रुपीज़ पेएबल इन 4 ईयर्स। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज़ है, किस बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और आगे जाके भी आपको पता चल जाएगा। तो 1000 रुपीज़ पेएबल इन 4 ईयर्स टाइम विद डिस्काउंट या इंटरेस्ट रेट उसने 8% दे दिया। जो मैं बात कर रहा था, मैंने जो मॉडिफिकेशन किया वो ये जो वर्किंग है हेडिंग है ना, इसके नीचे जो सारा मैंने लिखा ये मैंने खुद से ऐड किया है इसमें। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप देखें कि उसने कहा है 1000 रुपीज़ है
जो कि पेएबल है, 4 साल में, 4 साल का टाइम है और इंटरेस्ट रेट उस पर 8% है। तो मैं आपको पहले वर्किंग बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि डिस्काउंट फैक्टर निकालना। हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, हमारे पास टाइम है, और हमेशा, हाँ जी, ये याद रखना कि टाइम जो है हमने मैंने बताना भूल गया, आर जो है ना हमारा इंटरेस्ट रेट है, और टाइम जो है ना वो हमेशा हमने ईयर्स में लेना है। ठीक है, अगर ये आगे हो सकता है कि वो आपको मंथ्स में दे दे, तो आपने ईयर्स वगैरह में कन्वर्जन ये करनी पड़ेगी आपको। इसके रिलेटेड भी मैंने खुद से क्वेश्चन इसके अंदर ना ऐड किया, सोल्यूशन, मतलब कि क्वेश्चन सर ने दिया हुआ था अंदर स्लाइड्स में, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया सर ने, तो वह मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये डिस्काउंट फैक्टर हमने देखना है। वर्किंग में आए, सबसे पहले तो डिस्काउंट फैक्टर, ये DCF मैंने लिख दिया, डिस्काउंट फैक्टर की एब्रीवेशन के तौर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये। तो हमारे पास फार्मूला था 1/1+r⁻T। ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आना था 1/1+0.8% था ना हमारा, क्या कहते हैं, 8% इंटरेस्ट रेट था। तो 8% है, इसका मतलब ये है कि 8 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0.08 वैल्यू आ गई। तो आर की जगह 0.08 हमने पुट कर दिया। और यहाँ पे टी मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ पे ये मेरी गलती है, यहाँ पे टी आना था 4। आप 4 लिखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका कोई, ये मैं स्लाइड बनाते वक्त जब मैं चीज़ लिख रहा था तो मेरे जहन से निकल गया, जब मैंने चेक नहीं की, जल्दी जल्दी बना रहा था। खैर, तो यहाँ पे आपने 4 को मेंशन करना ही करना है, तब आपकी जाके ये वैल्यू आएगी 0.7350। यहाँ पे 4 आएगा। फार्मूला मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखेंगे यहाँ पे टी है ना, ये टी आपको नज़र आ रहा है। तो इस टी की जगह पे आपने 4 लिखना था, यहाँ पे मेरा मिसिंग है। तो जब मैं स्लाइड अपलोड करूँगा तो उसके अंदर ये करेक्शन कर दूंगा मैं। तो हमारे पास आ गया है 0.7350, डिस्काउंटेड फैक्टर हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जो हमें प्राइस दी हुई है। हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1000 मल्टीप्लाई 0.7350, तो हमारे पास आ गया 735 रुपीज़। अब इसका क्या मतलब है, तो कंक्लूजन देखें, जो हमारे पास कंप्यूट करने के पास वैल्यू आई है जो कि 735 है। इसका मतलब ये है कि जो आज अभी जो प्राइस है ना मेरे पास, वो 735 रुपीज़ मेरे पास रखी हुई है। अगर उस पर 8% इंटरेस्ट के साथ मैं 4 साल गुजार लूँ, तो वो 735 मेरा 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पे कंक्लूजन में कि करंट वैल्यू इज 735 रुपीज़, आफ्टर 4 years विद 8% इंटरेस्ट इट वुड बी 1000 रुपीज़। तो ये मकसद था टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, यानी कि टाइम के साथ जो मनी की वैल्यू है ना वो आगे पीछे होती रहती है, डिप्रिसिएशन भी होती रहती है, इंक्रीमेंट भी आपका लगता है, प्रॉफिट जिसको आप कहते हैं कि आपने फर्स्ट करें कि आज एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है, फर्स्ट करें आपने एक प्लॉट ख़रीदा है, आप कर लें कि $10,000 का, और बाद में आप साल 2 साल 3 साल बाद उसको $13,000 में सेल करें, तो वो आपका प्रॉफिट ही हुआ है। तो ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि मनी की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ किस तरीके से चलती है। तो वो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने रियल लाइफ में कोई चीज़ निकालनी कि भाई मेरे पास 700 रुपये हैं, अगर मैं इस हिसाब से, मतलब कि इंटरेस्ट रेट मेरा इतना है, तो मेरे इतने सालों बाद ये प्राइस कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो या ये निकालना हो कि मेरे पास ये वैल्यू है और इतने परसेंट मैं इंटरेस्ट रेट में देता आया हूँ इस पे 4 सालों से, तो मैं 4 साल पहले मेरे पास वैल्यू जो मनी थी, जो रुपीज़ थे, वो कितने होंगे, तो वो भी आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देन हम मूव करते हैं कार एग्जांपल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ सर ने एक्सप्लेन नहीं की स्लाइड्स में, इवन स्लाइड्स में भी नहीं की, मैंने अपने नोट्स इसमें शामिल किया इसका सोल्यूशन वगैरह, और सर ने लेक्चर में भी इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बस हल्का सा, मतलब कि हार्डली कोई 15 से 20 सेकंड लगाया कि आगे चले गए होंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, मेरे हिसाब से जूनियर्स के लिए भी बता रहा हूँ और जो मेरे साथ अभी पढ़ रहे हैं, कि इस तरह की चीज़ें वो मिड्स वगैरह में पूछ लेते होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो उनके पास, वो आपको इजीली कह सकते हैं कि भाई स्लाइड्स थी आपके पास, उसमें मेंशन था, लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि इसको हमने सॉल्व किस तरह करना है। तो मैं वो आपको इस लेक्चर में सारा समझा दूंगा कि किस तरीके से करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, सबसे पहले है कार एग्जांपल।
कार एग्जाम्पल है बाय और लीज पे। बाय का मतलब है कि हमने अभी बाय करनी है, और लीज का मतलब है कि हम किस्तों पे, जिस तरह हम कहते नहीं कि किस्तों पे हम गाड़ी ले लेते हैं, वो है कि मंथली या ईयरली हम उसकी किस्त दे देंगे, अमूमन मंथली ही होती है। तो एक न्यू वॉल से हॉर्नेट कार है ये कोई 1919 सेंचुरी की है, कोई 1932 1925 के अराउंड उस टाइम थी। अभी भी होगी खैर, लेकिन उस टाइम का था इसका। तो ये आपको मिल रही है 8995 यूरो में, 8995 यूरो ये आई थिंक। और ओनली ये कह रहा है कि 500 यूरो डाउन पेमेंट आप दें। डाउन पेमेंट का क्या मतलब होता है वो मैं बताता हूँ। और उसने कहा है 400 यूरो जो है पर मंथ आपने देने हैं 24 मंथ्स के लिए, यानी कि 2 साल तक आपने पर मंथ 400 यूरो देना है। और इसके अलावा डाउन पेमेंट आपके पास डाउन जो है वो है 500। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी कि ये है कि आप एक शोरूम पे गए हैं, उनसे गाड़ी परचेज़ की है, आपने डाउन उस टाइम लीज़ पे अगर ले रहे हैं, लीज़ पे अमूमन बैंक वगैरह से आप निकलवाते हैं, तो वो ये होता है कि आप बैंक को 500 यूरो जो है ऑन द स्पॉट आप प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद आपने पर मंथ देन वो आपको कार प्रोवाइड कर देंगे, देन आपको पर मंथ उसके 400 यूरो देने होंगे। तो ये चीज़ होती है। उसने कहा है यूजिंग द आइडिया ऑफ डिस्काउंट फैक्टर, उसने कहा कि डिस्काउंट फैक्टर का हम आइडिया यूज़ करेंगे। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट फैक्टर इन चीज़ों में, टाइम वैल्यू वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। वी कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दोस मंथली पेमेंट्स, हमने मंथली पेमेंट्स काउंट करनी है। ठीक है। इफ वी ऐड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दोस पेमेंट्स टू द 500 यूरो, जो कि डाउन पेमेंट थी हमारी डाउन, that we have to pay immediately, we shall obtain the present value of the total of the payments। तो हमारे पास यानी कि कहने का मतलब है कि हम पर मंथ हम वैल्यूज़ कंप्यूट करके उनको प्लस करके उसके अंदर 500 यूरो ऐड करके जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारी टोटल पेमेंट होगी जो हमने 2 सालों में पे की है लीज पे जो हमने कार ली थी। अगर उसने कहा इफ़ दिस इज़ मोर देन, अगर उसने कहा कि 8995 जो है यूरो है, वो अमाउंट है जो अगर हम अभी जाके मतलब कि कार बाय करने, यानी कि आप अभी शोरूम पे जाएं, उनको आप फ़ौरन कह रहा हूँ मनी प्रोवाइड करें, पैसे दें उनको और फ़ौरन ले जाएं, तो वो मनी है। वी शैल बी बेटर ऑफ बाइंग द कार आउट, यानी कि आपने हमें इस क्वेश्चन में कंपेयर करना है कि हम लीज पे गाड़ी निकालें या लें, या फिर हम बाय कर लें। तो आपने कंपेयर करना है कि किसकी प्राइस ज़्यादा होगी, जिसकी प्राइस कम होगी हम उस चीज़ पे वर्क कर लेंगे। तो ये आपके लिए मैंने सोल्यूशन ऐड किया हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले तो है मंथली पेमेंट्स का। तो बाय आउटराइट यानी कि जो है वो 8995 थे, और लीज पे हमने 500 डाउन था और 400 पर मंथ था 2 ईयर्स के लिए। तो डिस्काउंट फैक्टर फार्मूला हम लिख लेते हैं। अब डिस्काउंट फैक्टर फार्मूला हमारे पास क्या था, वो था 1/1 + r⁻t। ठीक है। आर हमारा इंटरेस्ट रेट था और टी हमारा टाइम था, और टाइम हमने किस में लेना आता था, ईयर्स में। ओके, कोई मसला नहीं। तो अब आप देखें ना ज़रा, सपोज करें इसके अंदर ना उसने ये इंटरेस्ट रेट आपको नहीं दिया हुआ, तो बस ने इसलिए बस ऐसे सा 10 से 15 सेकंड में बता के आगे चली गई थी। तो इंटरेस्ट रेट में मैंने ज़रा इसका सोल्यूशन ऐड किया, और सोल्यूशन के बाद तो इंटरेस्ट रेट आप सपोज कर लें 6% है इसमें। इंटरेस्ट रेट पर ईयर जो है वो आपका 6% है। ये आप नोट कर लें, इसमें एडिशन कर लें, क्योंकि मैंने ये सोल्यूशन करा रहा हूँ उसमें DCF यानी कि डिस्काउंट फैक्टर काउंट करने में ये यूज़ होना था। मैंने आपको कहा है कि रेशियो जो आर जो है वो 6% एनुअली कह सकते हैं, या पर ईयर है, पर हमने तो मंथ्स में डील करना था। तो हमारे जो रेशियो आर की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 6% जो है इंटरेस्ट था, ईयर लिखा हुआ ना, मैंने कहा था ईयर में। तो वो आप 6/100 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.06। तो अब आपको मंथ्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मंथ्स में तो आप सिंपली इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05, और ये 0.5% पर मंथ बनता है। लाइक अगर 6% मेरा 1 ईयर के अंदर है इंटरेस्ट रेट, तो यानी कि पर मंथ मेरा जो है ना, हमने 12 से डिवाइड करके हम कंप्यूट कर लेंगे, वो 0.5% पर मंथ हमारा इंटरेस्ट पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये मैंने ना खुद से सोल्यूशन करके ना वो
ऐड किया यहाँ पे, और ये आपका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा अभी के लिए। 2025 चल रहा, आने वाले जो जूनियर्स हैं उनके लिए हो सकता है कि वहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ना एक मैं वेबसाइट बना के लिंक पेस्ट कर दूंगा, उसको फिर मैं गूगल ड्राइव को वेबसाइट के लिंक से रिप्लेस कर दूंगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले उसने कहा था 400 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स। ठीक है, पर मंथ आपने 400 देना है, लेकिन 2 साल यानी कि बनेंगे ना, 24 मंथ है। तो सिंपल, ये फॉर्मूले में चेंज आएगा, डिस्काउंट फैक्टर में चेंज आएगा। मैंने आपको कहा था कि टी हमेशा ईयर में लेना, लेकिन आपको जो टी दिया हुआ ना वो आपको मंथ्स में दिया हुआ है, यानी कि उसने कह दिया 24 मंथ्स टी, तो आपको उसने 24 मंथ दे दिया, ईयर में तो दिया ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे इस केस में, आपने क्या करना, सिंपली इस टी को 12 से डिवाइड कर देना, ये आपके ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मंथ्स जो है आपके ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने वही किया है। मैंने फार्मूला लिखा। अब उसने कहा था यानी कि टी हमारा, टी को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पे शो भी हो रहा है आपको। और मेरा क्या होगा, समेशन हो गया, मैंने हर मंथ की कैलकुलेशन करनी है ना। तो यानी कि मंथ 1 चल रहा है, देन मंथ 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, अप टू सो ऑन। तो ये आपका 1 से 24 तक आपका चला जाएगा। तो डी सी एफ के डिस्काउंट फैक्टर हमें सिंपली वही समेशन, यानी कि पहले क्या होगा, 1/1 + r इंटू 1/12 आ जाएगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे, ये रहा सोल्यूशन, ये था ना क्वेश्चन, ये जो आपको मैंने डिस्कस करके बताया था। देन हम सोल्यूशन में चले जाते हैं। हमने क्या करना है कि टी हमारा होगा 1 से 24 तक, और हमने हर मंथ का कैलकुलेट करना है डिस्काउंटेड फैक्टर। हाँ, तो वही मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया कि यानी कि ये आपको इस तरीके से शो होगा, 1/1 + r। 1 के लिए 1/12 आ जाएगा, प्लस 1/1/r 1 + r की पावर 2/12, और अप टू 1 ये 24/12 तक जाएगा। और नीचे मैंने वैल्यू पुट करके दिखा दिया। देन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये सारी मैंने वैल्यू कंप्यूटेशन की है सारी, और ये हमारे पास डिस्काउंटेड फैक्टर आ गया। ओके, देन हमने क्या करना है कि डिस्काउंटेड फैक्टर जो है उसको हमने 400 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? हमने ये पर मंथ 400 पे करना था ना, तो हमने डिस्काउंटेड फैक्टर निकाल लिया 24 मंथ्स का। देन उसको हमने सिंपली 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 9550.28। तो उसके अंदर हमने 500, मैंने कहा था कि डाउन है, यानी कि जो आप जब आप निकलवाना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं लीज पे, तो आपको पहले 500 पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद ऑन दिस स्पॉट यानी कि आपको 500 देना पड़ेगा। देन उसके बाद आप पर मंथ 400 देंगे। इसी वजह से हमने टी को 0 से 24 तक नहीं रखा, क्योंकि अमूमन आगे जाके क्वेश्चन भी आएंगे कि आप ईयर 5 उसने कहा होगा, और हम काउंट कर रहे होंगे 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4। तो मंथ्स में हमने क्यों नहीं किया, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि डाउन हमने ज़ीरो होता है कि ऑन दी स्पॉट क्या आपने देना है, और देन उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो मंथ है ना, हमने ऑन दी स्पॉट तो वो दे रहे हैं 500, इस वजह से हम 500 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो बाकी इसलिए हमने 1 से 24 तक लिया। तो कंप्यूटेशन करने के बाद ये आपकी आ गया 10050.28, ये आपके पास प्राइस निकल के आई है आफ्टर कंप्यूटेशन। ये लीज पे अगर आप लेते तो आपको इतने ही पड़ रही है, और अगर आप बाय करते तो आपको पड़ रही है 8995। तो यानी कि लीज पे अगर आप लेते तो उसमें जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऑन द स्पॉट बाय कर रहे हैं। तो डेट्स वाई हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इन दोनों चीज़ों में से कि हम हमारे लिए क्या फ़ायदा मंद है। तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम ऑन द स्पॉट जाके ले लें, इंस्टेड ऑफ हम उसको लीज पे निकलवाएं। तो ये था एक क्वेश्चन जो सर ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे एक और केस भी बन सकता है, वो भी मैंने इसमें ऐड किया, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो अगर हम बात करें इस चीज़ की कि ये रहा केस है। उसने कह दिया कि 400 अगर पर ईयर देना हो, लाइक इस प्रीवियस क्वेश्चन देखे ना, तो इसमें था कि 400 आपने पर मंथ पेमेंट करनी है। तो नेक्स्ट इसका दूसरा केस ये भी बन सकता है कि 400 पर ईयर आपने पे करना है। तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उस केस में मैंने ये सोल्यूशन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। उसमें ये होगा कि हमने
सिंपली यानी कि 500 तो हमें ऐड करना होगा क्योंकि सॉरी, हाँ जी, कि अगर हम लीज़ पे निकालते हैं तो 500 तो हमें ऐड करना पड़ेगा। मैं ये लीज़ की बात कर रहा हूँ कि इन केस अगर वो मतलब ऐसे होता है अमूमन के मंथली ही आपने प्राइस पे करनी होती है लीज़ पे। बट बट क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने ये ऐड किया था कि अगर वो इन केस कहते थे कि लीज़ पे आपने निकलवाई है गाड़ी और आपने पेमेंट वही करनी है ईयर्स के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपने कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। आपके पास टी 24 मंथ से यानी कि 2 ईयर्स थे, आप ये समझ लें, यानी कि 400 पर ईयर आपने पे करना है और 2 ईयर्स का टाइम है टोटल, और 6% एनुअल डिस्काउंट रेट है या आप इंटरेस्ट रेट कह दो तो वो 6% है और वो आपको एनुअल दिया हुआ है। एनुअल का मतलब होता है ईयरली, ईयर बेस पे। पिछले क्वेश्चन में ये डिफरेंस था कि भाई उसने कहा था कि मंथ्स में मतलब कि फ़र्ज़ करें कि आपको उसने दिया हुआ है ईयर में इंटरेस्ट रेट और आपने कैलकुलेशन यानी सारी करनी है मंथ्स के अंदर, तो वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये मैंने आपको बता दिया एनुअल है तो यानी कि ईयरली आपको कुछ फॉर्मूले में कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, ईयर वन यानी कि T1 एक बार कैलकुलेट करना है, 1/1 + 0.06 डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई 400, आपके पास ये वैल्यू आ गई है 377। एंड देन आप इसी तरीके से सेकंड ईयर का कर लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 500 के साथ, आपके पास ये कंपटीशन आई। तो आपने ये कंपेयर कर लिया कि यहाँ पे जो अगर हम बाई करना चाहते हैं लीज पे जो हम निकलवा रहे हैं वो ज़्यादा है और जो हम ऑन द स्पॉट बाई कर रहे हैं वो कम है। तो ये था एक सोल्यूशन, ये केस बन सकता था। देन हम मूव कर जाते हैं एक नई एग्जांपल पे। ये है कार एग्जांपल, दोबारा कार एग्जांपल ही ली है। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द फंक्शन एन पी वी टू अ सीक्वेंस ऑफ 24 पेमेंट्स ऑफ 400 विद द डिस्काउंट रेट ऑफ 0.2466% पर मंथ उसने दे दिया है, जो तक तकरीबन 3% एनुअल बनता है। यानी कि ईयर में अगर इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो वो 3% है और पर मंथ के हिसाब से उसने यानी कि वही 3% को आप निकाल के कंप्यूट करके आप 12 से डिवाइड कर देंगे, ऑलमोस्ट यही आएगा 0.2466 इज़ अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 9310.30। तो ये आपके पास है। तो बात ये हो रही थी टू दिस वी मस्ट ऐड द 500 डाउन पेमेंट, वही सेम सिनेरियो 500 डाउन पेमेंट करनी है ऐड उसके अंदर। दिस शोज द एनपीवी ऑफ द पेमेंट नो ऑन इजी टर्म्स 9810, और उसने क्लियरली कर लिया कि जो हम लीज पे कार ले रहे हैं और जो बाय अगर हम बाय करते हैं तो वो 8995 है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा तो हम लीज पे कार नहीं लेंगे। तो ये था। इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी, इसकी कैलकुलेशन मैंने ऐड नहीं की क्योंकि ये सेम टू सेम दोनों केस मैंने पीछे डिस्कस कर दिए हैं, ये वही है। उसने कह दिया 24 पेमेंट्स आपने करनी है 400 विद डिस्काउंट रेट, यानी कि डिस्काउंट रेट उसने पिछली बार उसने हमें मैंने कहा था कि ईयर में आपने सपोज कर लेना इंटरेस्ट रेट, इसने इस क्वेश्चन में उसने आपको पर मंथ इंटरेस्ट रेट दे दिया हुआ खुद निकाल के, मतलब कि आपको वो आर को 12 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पर मंथ उसने दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू उसने बता दी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ये है आइए, मतलब कि आफ्टर कंप्यूटेशन उसी तरीके से, यानी कि 24 पेमेंट्स है तो पर मंथ आपने कंप्यूट करनी है, यानी कि 1 से लेकर आप 24 मंथ के वही समेशन करके, लाइक जिस तरह यहाँ पे मैंने किया है समेशन वगैरह करके, इसमें आपका आर जो था वो 12 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो टाइम है वो इसमें इसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ क्लियरली, खैर 24 मतलब वही 24 मंथ्स ही इसने डिस्कस किया, क्योंकि पिछली एग्जांपल को ही लेके जा रहा था। 24 मंथ्स ही आप रखेंगे और यानी कि वही T/12 आप लगा के कंप्यूट कर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद आप 500 के अंदर ऐड करके आप कंपेयर कर लेंगे ये चीज़। तो इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन नहीं ये ऐड किया। अब हम आते हैं अप्लाइंग DCF डिस्काउंट फैक्टर टू अ सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दैट मनी इज स्पेंड नाउ सो एज टू प्रोड्यूस बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। बेनिफिट्स इन मॉनेटरी टर्म्स गेट प्रेजेंट वैल्यू,
टू डू दिस वी कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो, हमने नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना होता है, डेट द प्रोजेक्ट विल जनरेट ओवर ईच ईयर, हर साल जो जनरेट करेगा, एंड कन्वर्ट दिस टू अ प्रेजेंट डे वैल्यू, और हम उसको प्रेजेंट डे में जो करंट वैल्यू चल रही है उसमें कन्वर्ट करेंगे। देन वी ऐड दिस अप टू गेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एज अ होल। ओके, ये थ्योरी थी सारी। अब ये है एग्जांपल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल। इसके सेम एग्जांपल इसी तरह की एक इसी तरह की नहीं कहेंगे, खैर इससे डिफरेंट है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इसी स्लाइड्स में आप इस लेक्चर में आपको कवर करा दूंगा, तो एंड तक क्लास में देखना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा न्यू वैन कॉस्ट जो है ना वो 10,000 है। अगर मतलब कि हम नई वैन खरीदते हैं वो 10,000 में हमें पड़ रही है। अगर बाकी इंश्योरेंस वगैरह के साथ अगर करते हैं तो हम सॉरी हमारे पास 500 इंश्योरेंस है एंड 150 रोड टैक्स है जो एनुअल कॉस्ट है, यानी कि ईयरली जो हमें पड़ेगा इंश्योरेंस एंड टैक्स जो हमें पड़ेगा हर साल का 500 और 150, ये मिला के 650 बनता है। मेंटेनेंस की अगर कॉस्ट देखी जाए तो उसने कहा कि 200 इन फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल आपने दो सौ देंगे, देन उसके बाद हमारे पास 300 हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, 400 फोर्थ ईयर के लिए, एंड 500 फिफ्थ ईयर के लिए, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। इंटरेस्ट उससे पहले उसने कहा कि अगर वैन को हम 5 साल बाद खरीदने के, यानी कि 10,000 की हमने खरीदी है, उसको हम 5 साल बाद अगर बेचते तो हमारा वो हमें जो 5 साल बाद बिकेगी वो 2,000 में बिकेगी। इंटरेस्ट रेट उसने 10% दे दिया है, और उसने कहा कि अगर हम एक दिन के लिए किराए पे लेते हैं वैन, तो हमें 35 जो है ना रुपये वो कॉस्ट पड़ेगी, और हम फिर उसको 1 साल के लिए ज़रूरत है। तो बात हो रही थी कि यहाँ पे थे कि अगर हम 100 दिन पे किराए पे लेते हैं तो पर डे जो कॉस्ट पड़ेगी वो हमें 35 पड़ेगी, और इन्फ्लेशन उसने कहा कि 5% है, जो कि हर साल इंक्रीज होती रहेगी। इन्फ्लेशन हमेशा हर साल इंक्रीज होती है 5% की रेशो के साथ। हाँ, तो हम सोल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो घबराना नहीं देख के, ये जो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो हमारे सर्कुलर ब्रेसिस है ना, इनका मतलब होता है कि ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। आप इनको -1 लाख लिख लो, 10,000 लिख लो, या आप ब्रेसिस में लिख लो, सर्कुलर ब्रेसिस में, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये दरअसल रिपोर्ट होती हैं जो कि आपने जो कि कंपनीज वगैरह पे डिपेंड करता है कि वो जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको वो पॉजिटिव शो करें रिपोर्ट में, या उनके साथ नेगेटिव वैल्यू शो करें, क्योंकि आपके जो ये जो इन एक्सपेंसेस है इनकी जो अमाउंट है वो आपके पास से ही जाने होते हैं, आपके मतलब कि जेब से ही लगने होते हैं। तो इस वजह से ये कंपनी कंपनी पे डिपेंड करता है। सो हमने कहा था सबसे पहले तो वैन परचेज, ये किस तरीके से पता लगा कि बाइंग वैन है, तो उसका हमने ना खाली छोड़ दी। मैंने आपको कहा था कि ईयर्स की जब हम बात करेंगे ना, तो हम उसमें ज़ीरो से काउंट करेंगे। ज़ीरो, तो हमने सबसे पहले ईयर ज़ीरो, ईयर 1 2 3 अप टू 4 तक ले लिए, ये 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया। देन डिस्कस करते हैं कि उसने कहा न्यू वैन कोर्स, ये छोड़ देते हैं। देन हमारे पास आता है वैन परचेज एंड सेल। वैन परचेज यानी कि अगर हम वैन जाके ख़रीदते हैं तो वो हमारे पास 10,000 रुपीज़ में पड़ रही थी, तो हमने पहले साल लिख दिया कि 10,000 रुपीज़, क्योंकि वो ईयरली थोड़ी कॉस्ट पड़ेगी, तो वो आपने ऑन द स्पॉट जाना है, पैसे देने हैं, उसी टाइम आपने ले आना है। तो वो ये जो ईयर ज़ीरो है ना, ये उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था कि जो कि आपने इनिशियली देने होते हैं। ठीक है। तो हमने वैन परचेज सेल हमने लिख दी 10,000, और उसके बाद ईयर 1 यानी कि ये सारे आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी, और ईयर 4 में हमने लिखा हुआ 2,000, यानी कि वो क्या लिखा है, वो हमने ये चीज़ लिखी है कि वैन को अगर हमने परचेज़ किया और अगर हम बेचते हैं वापस, तो हमारे पास वो 2,000 में बिकेगी आफ्टर 5 ईयर्स। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है 2,000। अब ये देखें, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये है नेगेटिव वैल्यू। ब्रेसिस में है ना, ये नेगेटिव वैल्यू। अब ये नेगेटिव वैल्यू क्यों है, वो ये है कि हम वैन खरीद रहे हैं, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, इसलिए नेगेटिव है। तो इन्होंने नेगेटिव से शो यहाँ पे कराया हुआ है। और ये जो हम बाद में गाड़ी को बेच देंगे 5 साल बाद, तो वो हमारे मतलब कि हमें पैसे मिलेंगे, तो इसलिए वो पॉजिटिव शो किया हुआ है।
दूसरी बात यहाँ से देख लिया, ठीक है। उसके बाद जो लाइन लिखी हुई थी वो ये थी कि 500 इंश्योरेंस एंड टैक्स, यानी कि इंश्योरेंस एंड टैक्स हमने लिखा। उसकी कॉस्ट लिखेंगे कि ईयर जीरो में कितनी होगी, वो उसने कहा कि 500 प्लस 150 हो गए थे, यानी कि 650 बनेंगे, तो हमने 650 लिख दी। यानी कि टैक्स इंश्योरेंस हमारी जेब से जाना, इसलिए नेगेटिव हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ओके, अब मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ कि अब ये रो पूरी किस तरीके से कंप्यूट हुई है। टैक्स एंड इंश्योरेंस वाली हमने निकाला है, ईयर ज़ीरो है, 650 है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैलकुलेटर वगैरह निकाल लें अपने, तो साथ साथ कंपटीशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो क्या था, टैक्स एंड इंश्योरेंस यानी कि ईयर ज़ीरो में 650 आई, 500 प्लस 150 रोड टैक्स 650 बनता है। आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, ये 683 किस तरीके से आया। तो ये आपको बताता हूँ कि हमने कहा था कि 5% इन्फ्लेशन होगी, जो कि हर साल बाद, हर साल मतलब जैसे ही एक साल ख़त्म हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो यानी कि पहला साल गुजर गया, यानी कि ईयर ज़ीरो हमारा निकल गया। तो उसके बाद ईयर वन में हम कन्वर्ट हुए, तो हमारे पास 5% इन्फ्लेशन भी तो ऐड होगा। वो किस तरीके से निकालना है, हम सिंपल ये करेंगे 650 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5% कितना होता है, यानी कि 5% आपका बनेगा 0.05। ओके, अब इसके अंदर आपने वन ऐड कर देना। वन क्यों ऐड कर देना, उससे आपकी कंप्यूटेशन कम हो जाएगी। जिस तरह अब आप 0.05 को 650 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आएगी, देन आप उसके अंदर 650 दोबारा से ऐड करेंगे तो फिर आपके पास 683 आएगा। तो इस चीज़ से बार बार मतलब कि एडिशन से हम क्या करेंगे कि हम 0.05 आया, उसको ऐड उसके अंदर कर देंगे वन ऐड। इससे क्या होगा कि हमारे पास यानी कि हम डायरेक्ट 650 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो कि इन्फ्लेशन ऐड होने के बाद आएगी। लाइक आप 650 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 650 मल्टीप्लाई बाई 1.05, तो आप देखेंगे कि आपके पास 682.5 आएगा। तो हमने उसको यानी कि 0.5 आए या 0.5 से ऊपर आए तो हमने राउंड ऑफ कर देना होता है, तो वो हम 683 लिख देंगे। अगर आप दूसरी तरह कैलकुलेशन करेंगे, उसमें आप करेंगे 650 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो आपके पास वैल्यू आ गई 32.5। 32.5 के अंदर आप 650 को दोबारा ऐड करेंगे तो वो 682.5 आएगी, तो 683 बनेगा। तो मैंने बस ये आपको बता दें कि आप जितना आपको परसेंट बताया हुआ उसको कंप्यूट करें, उसके अंदर वन ऐड कर दें ताकि आपको बार बार एडिशन ना करनी पड़े। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आपके पास 683 आ गया, लाइक यानी कि 5% था तो उसके अंदर वन ऐड कर दिया, तो 1.05 हो गया, उसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई किया तो 683 आ गया। अब 683 से आगे हम ईयर टू पे जाएंगे तो दोबारा इन्फ्लेशन हुई है, तो 5% हुई है। तो वो 5% किस पे हुई होगी, 683 पे। तो हम 683 को दोबारा 683 को हमने 1.05 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 717। इसी तरीके से हम 700 ये थ्री में जाएंगे तो 717 पर को हम 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोबारा इन्फ्लेशन है तो वो हमारे पास 752 आ जाएगी। इसी तरह ईयर फोर की निकाल लेंगे। अब मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस देखते हैं, उसने कहा था 200 इन फर्स्ट 2 ईयर्स होगा। तो पहले साल यानी कि 0 ईयर में 200 हमने लिख दिया, और उसने कहा था कि पहले 2 साल यानी कि नेक्स्ट ईयर में भी 200 आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे भी 200 आना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर में भी 200 आना चाहिए था। इस लिहाज से तो क्यों इधर 210 क्यों आया, इधर 210 इसलिए आया कि जब हम ईयर 0 से ईयर 1 में मूव करें तो 5% इन्फ्लेशन भी थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 200 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 210। इसी तरीके से 210 के अंदर हम 210 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से, तो हमारे पास आ जाएगा जो है सॉरी, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे उसने कहा था पहले 2 साल के लिए 200 रहेगा, उसके बाद वो 300 हो जाएगा, तीसरे साल के लिए, चौथे साल के लिए 400 हो जाएगा, पाँचवें साल के लिए 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले 2 साल तो ठीक है, 200 के लिए हाथ से हमने कैलकुलेशन करी। देन ईयर टू के अंदर जाएंगे तो हमारे पास 300 हो जाएगा। अब जब 300 हो गया है तो उसके अंदर अब यहाँ पे तो 300 लिखना चाहिए था उसको असूलन। तो यहाँ पे किस तरीके से हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 5% इन्फ्लेशन भी ऐड हुआ होगा। तो 5% इन्फ्लेशन हम ऐड करें तो वो हमारा बनता है, अगर आप 0.05 से मल्टीप्लाई करें ना,
ये 210 को